स्वागत है आपका एचडी एजुकेशन में। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। आशा करता हूँ कि आप समय में अपना रिवीजन तो कर ही रहे होंगे। रिवीजन ज़रूरी है बाबू। वृत्तीय गति से शुरुआत करते हैं आज। वृत्तीय गति एक ही टॉपिक बचा है अपना। समतल में गति हमारा चैप्टर चल रहा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था प्रक्षेप्य गति के बारे में या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। वृत्तीय गति का एक दूसरा नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखो बात करते हैं कि वृत्तीय गति होती क्या है। वृत्तीय गति होती क्या है वो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो, जब आप किसी धागे से किसी गेंद को जब बांध के घुमाते हैं तो वो गेंद जो है वो एक वृत्तीय पथ के अनुदिश जो है वो गति करती है। यानी कि वृत्तीय पथ के अनुदिश जब गति होती है ना, अनुदिश वर्ड पे गौर कीजिए आप। अनुदिश या फिर एलोंग, वृत्तीय पथ की अगर एलोंग गति हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। वृत्त के अंदर नहीं, वृत्त के एलोंग यानी वृत्त के अनुदिश अगर गति हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। चलो, ये हमारा हो गया वृत्त का केंद्र, ये हमारा हो गया पिंड जो इस वृत्त के अनुदिश मान लो इस डायरेक्शन में इस तरफ घूमते हुए क्या कर रहा है, गति। ये ऊपर से देख रहे हैं हम, मान लो एक बार के लिए हम किसी धागे से इसको घुमा रहे हैं क्षैतिज में, वो इस तरह घूम रहा है। देखो इस प्रकार हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गति की दिशा कौन सी होगी। किसी भी बिंदु पर जब कोई पिंड मान लो वृत्त के अंदर गति कर रहा हो, वृत्त के अनुदिश जब गति कर रहा हो तो किसी भी बिंदु पर जो गति की दिशा होगी ना वो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। स्पर्श रेखा के अनुदिश, जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जो है हम गति की दिशा की हम बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, पहले ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी। इस स्पर्श रेखा की दिशा में जो क्या होगी, गति की दिशा होगी। और इसी प्रकार इस पॉइंट के ऊपर जब हम बात करें मान लो तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर स्पर्श रेखा खींच देंगे और स्पर्श रेखा की दिशा में क्या होगी, गति की दिशा या फिर वेग की दिशा भी, गति की दिशा सेम ही बात है दोनों, ठीक है। तो दिशा तो क्या होगी, स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा, सिंपल, किसी भी पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट, हर बिंदु पे आप देखिए कि हर बिंदु पे स्पर्श रेखा जो है वो अलग डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही है, यानी अलग डायरेक्शन की तरफ क्या उसका मुंह है। इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे जो गति की दिशा है वो अलग होगी, यानी प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा अलग या फिर असमान लिख लो, असमान या फिर अलग होगी। क्योंकि देखो इस बिंदु पे खींचेंगे हम तो गति की दिशा इस प्रकार होगी, इस बिंदु पे इस तरफ, इस बिंदु पे इस तरफ, मैंने आपको बता ही दिया। तो गति की दिशा जो है वो वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा जो है वो असमान है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं सबसे पहले विस्थापन की, रैखिक विस्थापन की। रैखिक विस्थापन, रैखिक विस्थापन जिसको हम डिनोट करेंगे एस से। देखो रैखिक विस्थापन क्या होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं फिर से सर्कल अपना बना लेता हूँ। मान लो कोई अपना जो पिंड है, मान लो इस पॉइंट पे पी से लेके वो क्यू तक आ रहा है, इस तरह घूमता हुआ, मान लो इस तरफ वो घूम रहा है, इस तरह। यहाँ पर हमारा है केंद्र O, पी से लेके क्यू तक ये जो चाप उसने काटा है ना, इस चाप की लंबाई को हम बोल रहे हैं एस। यानी कि रैखिक विस्थापन क्या है, वो काटा गया चाप पी से लेके क्यू तक। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि वृत्त के किसी भी 2 बिंदुओं के बीच में जो काटे गए चाप की लंबाई होगी ना उसको हम बोलेंगे रैखिक विस्थापन, ठीक है। इसको हम डिनोट कर रहे हैं एस से। और इसमें परिवर्तन की दर की हम बात करें यदि रैखिक विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, समय के साथ परिवर्तन की दर को हम किससे डिनोट करेंगे, समय, पूरा लिख लेता हूँ। रैखिक विस्थापन में ऐसा लिखो, रैखिक विस्थापन में आपको ऐसे लिखना है, समय के साथ परिवर्तन की दर क्या होगी, रैखिक वेग। क्या होगी, रैखिक वेग। देखो इस तरह लिखना आपको, रैखिक वेग। ऊपर लिख देता हूँ वापस, रैखिक विस्थापन में लिखिए आप, रैखिक विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को हम क्या बोल रहे हैं, रैखिक वेग। रैखिक विस्थापन के अंदर लिख रहे हैं हम रैखिक वेग को, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग होती है। तो रैखिक विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होगी, रैखिक वेग। इसको हम डिनोट करते हैं रैखिक वेग को v से। ये जो हमारा रैखिक वेग है ना इसको v से डिनोट करेंगे और इसका सूत्र होता है S/T। जनरल सूत्र तो ये होता है चाप बट्टा समय, यानी कि विस्थापन बट्टा समय। लेकिन अगर हम तात्क्षणिक रैखिक वेग की बात करें, तात्क्षणिक रैखिक वेग यानी कि पर्टिकुलर किसी क्षण के ऊपर जब हम वेग की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था तात्क्षणिक वेग क्या होता है। उसी प्रकार तात्क्षणिक रैखिक वेग क्या हो जाएगा, v बराबर ds/dt।
मैंने आपको बताया भी था ये एक लेक्चर के अंदर, शुरू वाले लेक्चर से अगर आपने देखे हो तो तात्क्षणिक वर्ड जहाँ भी आ जाए ना वहाँ पे आपको क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन आपको सीधा कर देना, आपको दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि हाँ हमें अवकलन करना है। अब कौन सी राशि का किसके सापेक्ष करना है ये आपको तय करना है। हम यहाँ पे जो वेग की बात कर रहे हैं, और वेग क्या होता है, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, इसलिए विस्थापन अपॉन टाइम ds/dt क्या हो गया हमारा, तात्क्षणिक रैखिक वेग। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप लिखिए कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन देखिए क्या होता है। कोणीय विस्थापन की बात करते हैं हम, एक सेकेंड। कोणीय विस्थापन यानी थीटा। थीटा देखो क्या होता है, ओ से लेके मैंने आपको बताया था पी से क्यू तक ऐसा आ गया। एक और सर्कल बना लेते हैं हम, क्या दिक्कत है। ये देखो ये सर्कल हमारा आ गया, पी से लेके मैंने आपको बताया था वही बिंदु पी है, वही बिंदु क्या है, क्यू है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हुआ था हमारा, रैखिक विस्थापन। लेकिन ये कोण जो इसने तय किया ना, कोणीय दूरी जो इसने तय की है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ये होगी क्योंकि ये जो हमारा पिंड है वो इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है। यदि इस तरफ घूमता हो तो क्या होगा, विस्थापन की दिशा इस प्रकार होगी। ये दिशा आपको ध्यान में होनी आवश्यक है बहुत ज्यादा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया और इसने क्या कोणीय विस्थापन क्या तय किया, थीटा। यानी उसने कोण कौन सा कवर किया है, थीटा कोण उसने कवर किया है किसी भी समय के अंदर। पी से क्यू तक उसको कितना समय लगा इससे मतलब नहीं है, बस आप हमें इस बात से मतलब है कि उसने कोण कितना तय किया है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, गति की दिशा के हिसाब से। गति की दिशा इस तरफ है तो हमारी जो कोणीय विस्थापन की दिशा क्या होगी, इस प्रकार। अब मैं दिशा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विस्थापन की। इसी प्रकार मैंने यहाँ भी बात की थी रैखिक विस्थापन, तो रैखिक विस्थापन की दिशा भी मैंने देखो इस तरफ होगी। कि हमारा एस जो है ना यहाँ से लेके इस प्रकार कुछ, यहाँ तो उसकी टेल है, ये यहाँ पे पी पे उसकी टेल है और क्यू पे क्या होगी, उसका हेड होगा। इसी प्रकार थीटा का जो एंगल होगा ना वो यहाँ से यहाँ तक होगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये होगा हमारा कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन में भी समय के साथ परिवर्तन होगा, तो कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, और उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा से ये देखो W जैसा है, W बस W सिंपल होता है ऐसे, और ये कैसे होगा, थोड़ा ऊपर से ऐसे घूम जाएगा। इस निशान को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। यानी समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल रहे हैं, कोणीय वेग या फिर डी थीटा अपॉन डी टी। ओके क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जिसमें हम क्या करेंगे, कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध को हम स्थापित करेंगे। रिलेशन क्या है कोणीय विस्थापन में और कोणीय वेग में रिलेशन। पांचवा पॉइंट लिखो आप। देखो किसी भी सर्कल की जब हम बात करें, किसी भी नॉर्मल सर्कल की जब हम बात करते हैं, तो जब हम एक चाप की बात करें और उस चाप द्वारा जो केंद्र पर बनाया हुआ कोण है ना, चाप ने जो केंद्र पर, मान लो ये हमारा एस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाप है हमारा, और इस चाप द्वारा केंद्र पर जो आपतित कोण है ये थीटा, इसके बीच में और थीटा के बीच में और इस आर के बीच में एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अगर आपको नहीं पता है, ये छोटी क्लासों में आया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर चाप यानी एस, और नीचे त्रिज्या क्या होगी, एस अपॉन आर। तो थीटा बराबर क्या होता है, एस अपॉन आर। इसका हम यूज करेंगे इन दोनों के कोणीय विस्थापन और रैखिक विस्थापन के बीच में रिलेशन क्या हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा। कैसे, कि देखो थीटा क्या है, इसमें हमने देखा अभी यहाँ पे हमने देखा कि थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है। वहां पे केवल कोण ले रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन हो गया। सिंपल सी बात है। तो थीटा बराबर यहाँ भी क्या होगा, एस अपॉन आर, जहाँ पे एस तो क्या है हमारा रैखिक विस्थापन, एस क्या हमारा रैखिक विस्थापन, ये हमारा है रैखिक विस्थापन, और थीटा क्या हमारा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ये सिंपल हमारे बेसिक जो हमारा मैथ होता है ना, उससे निकला हुआ फॉर्मूला है, थीटा बराबर एस अपॉन आर, जिसका हमने यूज करके क्या कर लिया, रैखिक विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध स्थापित कर लिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस बराबर आर थीटा, एस बराबर आर थीटा। अब देखो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, समय के साथ अवकलन करते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। इसको भूल जाइए एक बार, रुको यहाँ लिख देता हूँ, डी एस अपॉन डी टी बराबर आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। सिंपल क्लियर, डी एस अपॉन डी टी बराबर आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब आर का अवकलन क्यों नहीं किया, मैंने आपको अवकलन वाली क्लास में बताया था कि जब भी कोई राशि अगर कांस्टेंट हो तो उसका हम अवकलन नहीं करते, उसको क्या करते हैं, हम अवकलन के निशान से बाहर निकाल लेते हैं।
क्योंकि वो कांस्टेंट राशि है, वो समय के साथ परिवर्तन उसका नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, आर है वो बाहर आ गया और अवकलन किसका हो गया, थीटा का केवल अवकलन हो गया दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा, ds अपॉन डी टी बराबर आर डी थीटा अपॉन डी टी। ds अपॉन डी टी का मैंने आपको अभी बताया था, ds अपॉन डी टी को हमने v से डिनोट किया था, रेखिक वेग। ये क्या है, रेखिक वेग है, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, हमारा कोणीय वेग। तो v बराबर क्या आ गया, r इंटू ओमेगा। ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा आ गया रेखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध। इसको आप लिखना चाहिए तो लिख भी सकते हैं कि ये हमारा रेखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध है। आर क्या हमारी त्रिज्या, ये आप लिख लीजिएगा, आर क्या हमारी त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, जिस त्रिज्या के वृत्त में हमारा पिंड घूम रहा है ना, उस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है आर। ठीक है, ये हमारा हो गया 5वां पॉइंट। अब हम बात करते हैं 6ठे पॉइंट के बारे में। 6ठा पॉइंट देखो, v बराबर हमने क्या पढ़ा अभी आर ओमेगा। लेकिन क्या हो कि अगर पिंड है वो वृत्तीय गति कर रहा हो, जरूरी तो नहीं है। हम फिजिक्स के अंदर बहुत सी आकृतियों के अंदर पढ़ेंगे कि भाई जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर अर्थ कुछ इस प्रकार एलिप्टिकल पथ के अंदर जो है गति करती है। यहाँ पे सूर्य हमारा है, सन एस से हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमारी है अर्थ। अब ये सर्कुलर पाथ तो नहीं है, वृत्तीय गति थोड़ी है, ये वृत्त नहीं है कोई, तो यहाँ पे हम v बराबर आर ओमेगा नहीं लगा सकते। ये v बराबर आर ओमेगा जो है ना, वो केवल वृत्तीय गति के लिए सत्य है। आप ब्रैकेट में लिख भी लीजिएगा, ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, या फिर केवल वृत्तीय गति के लिए। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास वृत्तीय गति ना हो और जो हमारा पिंड है वो किसी और आकृति के अनुदिश जो है वो गति कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम सूत्र कैसे स्थापित करेंगे, तो उसका सूत्र ये होगा उस टाइम पे, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब मैं बताता हूँ v परपेंडिकुलर क्या है। देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि इस पॉइंट पे मान लो अर्थ हमारी, अर्थ जिस मान लो ये हमारा ऑर्बिट है जो अर्थ का, उसके अनुदिश अर्थ गति कर रही है, तो गति की दिशा क्या होगी, कुछ इस प्रकार जो होगी गति की दिशा होगी। ये हमारा क्या है, टोटल वेक्टर v वेक्टर, इस v वेक्टर, और ये हमारा s से लेके अर्थ तक की जो दूरी है, ये हमारी अर्थ है ना, इससे लेके s तक की जो सन तक की दूरी है वो r है। अब हम क्या करेंगे, v वेक्टर को जो है ना वो दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे। v वेक्टर को हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे। एक तो हमारा होगा v पैरेलल और एक हमारा क्या होगा, v परपेंडिकुलर। पैरेलल तो क्या होगा, जो r की दिशा में हो, मतलब हमारा जो v वेक्टर है ना उसका एक कंपोनेंट क्या होगा, हमारी जो त्रिज्या है सन से लेके अर्थ तक की दूरी, उस त्रिज्या के जो अनुदिश होगा ना हमारा कंपोनेंट, उसको तो हम बोल देंगे v पैरेलल। और इस त्रिज्या के लंबवत जो हमारा कंपोनेंट आएगा उसको हम बोलेंगे v परपेंडिकुलर। सिंपल। क्या किया हमने, v वेक्टर हमारा था हमारा टोटल वेग, उसको हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। v पैरेलल कौन सा है, जो हमारी जो त्रिज्या है ना उसके अनुदिश है, यानी कि r की डायरेक्शन में जो है वो तो हमारा है v पैरेलल, और जो उस r के परपेंडिकुलर में है ना उसको हम बोल रहे हैं v परपेंडिकुलर। r के परपेंडिकुलर इसलिए हमने क्या लगा दिया, v परपेंडिकुलर, उसको हम बोल रहे हैं। v परपेंडिकुलर का जो मान होगा ना वो हमेशा r ओमेगा के बराबर ही होगा। जैसे हमने कहा था v बराबर r ओमेगा, यहाँ पे टोटल वेग था। तो सर्कुलर मोशन की खास बात क्या है कि v परपेंडिकुलर जो है ना वो v वेक्टर के बराबर होता है। फॉर सर्कुलर मोशन आप लिख लीजिए, फॉर सर्कुलर मोशन ये होता क्यों है, मैंने आपको बताया था ओनली फॉर सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति की खास बात क्यों है, केवल वृत्तीय गति में ये सूत्र क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है v परपेंडिकुलर और v वेक्टर का मान जो है वो बराबर होता है। v परपेंडिकुलर वेक्टर और v वेक्टर का जो मान होता है ना वो सर्कुलर मोशन में बराबर होता है, इसलिए v बराबर क्या आ जाता है, r ओमेगा आ जाता है। और मान लो कोई और आकृति की अनुदिश अगर हमारा पिंड गति कर रहा हो तो हम क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर बराबर r ओमेगा। समझ में आ गया ना v परपेंडिकुलर क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट आप डालिए, आवर्तकाल। आवर्तकाल की बात करते हैं। देखो कैपिटल टी से आवर्तकाल को डिनोट करते हैं। आवर्तकाल की परिभाषा आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर भी आवर्तकाल के बारे में। आवर्तकाल की परिभाषा होती है एक चक्कर को पूरा करने में लगा गया समय, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, सिंपल। एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय क्या होगा, हमारा आवर्तकाल। यानी कि ये पिंड जो है ना इस पॉइंट पे हमारे मान लो ए पॉइंट पे है और घूम के क्या आ गया, ए पे आ गया वापस, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो लगा समय है ना, ए से लेके वापस ए पर ही आने में जो लगा समय वो हमारा क्या हो गया, आवर्तकाल। आवर्तकाल का सूत्र लिखिए, पहले तो ये लिख लो कि आवर्तकाल को कैपिटल टी से बड़े वाला जो टी है ना उससे हम डिनोट करने। पहले तो ये लिख लो आप, आवर्तकाल को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। आवर्तकाल का मात्रक वही समय का मात्रक जो होता है सेकंड, और आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा।
2π/ω क्यों होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इतना लिख लो, टी बराबर 2π/ω। इसका रीज़न देखो अब क्या होता है टी बराबर 2π/ω का, कि समय जो होता है ना, समय होता है अपना विस्थापन बट्टा वेग, विस्थापन बट्टा वेग होता है। अब मैं समय को तो मैं चेंज नहीं कर रहा, विस्थापन की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोणीय विस्थापन, और वेग की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, कोणीय वेग। तो भी ये जो रिलेशन होगा वो एकदम सत्य होगा, क्योंकि कोणीय वेग भी तो क्या हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, सॉरी कोणीय विस्थापन भी तो क्या हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, और हमें क्या दे रहा है, कोणीय वेग। इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो टाइम पीरियड है ना, टी कैपिटल टी जो है वो आवर्तकाल हमारे पास आ जाएगा। और कोणीय विस्थापन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि ये देखो कोणीय विस्थापन ये होता है, ये वाला थीटा जो कवर कर रहा है ना, तो पूरा जो मैंने आपको बताया एक चक्कर पूरा कंप्लीट जब कर लेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना चला है, वो 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 2π रेडियन। अगर ये आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, वापस इस तरफ देखो, हमारा जो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री का कोण, उसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है पाई रेडियन। इसी प्रकार 360 डिग्री क्या हो जाता है, 2π रेडियन। यानी कि एक चक्कर में उसने कितना कोणीय विस्थापन तय किया, 2π, ठीक है। तो एक चक्कर में उसने कितना कोणीय विस्थापन तय किया, 2π, और कोणीय वेग का मान क्या, ओमेगा, इसलिए टी बराबर क्या आ गया, 2π/ω। इसी प्रकार आप ब्रैकेट में ये भी लिख लो कि ओमेगा बराबर क्या हो गया, 2π/t। इससे क्या हो गया, आपको क्लियर रहेगा कि भाई 2π/t कैसे आया, वेग बराबर विस्थापन बटा समय से। तो आप ये जरूर लिख लेना, ये आपको लिखना आवश्यक है, एक चक्कर में कोणीय विस्थापन, एक चक्कर में तय किया गया कुल कोणीय विस्थापन, ये आप लिख लेना। और ये हमारा क्या है, कोणीय वेग, जिस वेग से वो चल रहा है ना, ये हमारा क्या है, कोणीय वेग। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक डालो, आवर्ती या फिर फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ये चीज़ पे, ये हमारे छोटे क्लासों में आ जाती है ये चीज़ें वैसे तो। आवर्ती का टॉपिक डालिए, अगला टॉपिक आवर्ती, 7वां टॉपिक है शायद। एफ से हम डिनोट करते हैं, आवर्ती की परिभाषा होती है एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या, चक्करों की क्या होगी, संख्या जो होगी उसको हम बोलते हैं पिंड की आवर्ती या फिर वस्तु की आवर्ती। देखो एक सेकंड के जरूरी नहीं कि एक सेकंड का ही आप मानो, आवर्ती जो है वो मूव, उसके लिए आपको डेफिनेशन में केवल इतना आना चाहिए कि एकांक समय में, मतलब जो प्रॉपर परिभाषा है वो तो ये होती है कि एकांक समय काल में तय किए गए चक्रों की संख्या। लेकिन मोस्टली जो है वो हम समय को क्या लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। अगर आप मिनट भी लेना, अगर 1 मिनट में तय किए गए तो हम क्या कह देंगे कि पर मिनट फ्रिक्वेंसी क्या है वो अलग हो जाएगी, बस उस टाइम हम क्या बोल देंगे कि ये पर मिनट फ्रिक्वेंसी है। और अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि 1 सेकंड में, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये हम जो निकाल रहे हैं ना वो फ्रीक्वेंसी क्या है, पर सेकंड फ्रीक्वेंसी। यह ध्यान रखिएगा, पर सेकंड फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या होती है कि एकांक समय में तय किए गए चक्रों की संख्या। अगर आप 1 घंटा भी ले लें, 1 घंटा, तो वो पर आवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बस इतना उसको बोलने में फर्क आ जाएगा बस, कि अब हम बात करें ना वो क्या होने वाली है, पर सेकंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या की हम बात कर रहे हैं। इसका जो वो मात्रक है वो तो आपको पता होगा, हेर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या फिर किलो हर्ट्ज और हर्ट्ज क्या है, इसका आवर्ती का मात्रक होता है, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और इसका सूत्र होता है 1/t। यानी आवर्तकाल का ये क्या होती है, व्युत्क्रम होती है हमारी आवर्ती, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/ आवर्तकाल। और t का मैंने आपको बता ही दिया 2π/ω, तो 1/t क्या हो गया हमारा, ω/2π। तो f बराबर लिख लो, f बराबर ω/2π हमारी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ देखो आप, f बराबर ω/2π से आपको क्या समझ में आया कि ये हमारा होगा कोणीय वेग, और ये हमारा है कोणीय विस्थापन, जो एक चक्कर में तय किया गया कोणीय विस्थापन है वो आ गया। तो इन दोनों, यदि इन दोनों का हमें ज्ञान हो ना, 2π का तो आपको पता ही है कि 2π बराबर क्या होता है, 360 डिग्री, तो 2π की तो वैल्यू आपको पता ही है। ओमेगा की अगर वैल्यू आपको पता हो तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, आप आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया 7वां पॉइंट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए आप ये। 8वें पॉइंट में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको अभी भी लिखवाए ना, बस वही है, लगभग 1-2 नए फॉर्मूलाज आएंगे और उनके बारे में बात करते हैं, उनको अलग लिख लेते हैं हम। देखो वी वेक्टर का हमने बात की थी, v बराबर r ओमेगा, पहला फॉर्मूला तो यही है। दूसरा, वी वेक्टर कभी भी
नॉट इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर, ये जरूर लिख लीजिएगा आप। v कभी भी वेक्टर फॉर्म में आर ओमेगा वेक्टर के बराबर नहीं होता। वेक्टर फॉर्म में देखो सूत्र क्या हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में सूत्र हो जाता है v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या हो जाता है वेक्टर फॉर्म में, ये फॉर्मूला काम में लेना है। और चौथा मैंने आपको बताया था कि v परपेंडिकुलर बराबर आर ओमेगा ऑलवेज, यानी कोई भी आकृति हो, यहाँ भी वृत्तीय पथ के लिए भी क्या हो रहा है, यही तो लग रहा है v परपेंडिकुलर बराबर आर ओमेगा। बस यहाँ फर्क क्या है कि v परपेंडिकुलर जो होगा ना वो v वेक्टर के बराबर होगा, इसलिए सर्कुलर पाथ के लिए क्या होता है v बराबर आर ओमेगा हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा v बराबर आर ओमेगा फॉर सर्कुलर या फिर फॉर वृत्तीय गति, और v परपेंडिकुलर बराबर आर ओमेगा ऑलवेज। यहाँ पे बात करते हैं हम वापस, v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोणीय वेग की हम दिशा की अब हम बात करते हैं कि कोणीय वेग की दिशा क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि कोणीय वेग जो होगा ना वो कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर होगा। अब कोणीय विस्थापन जो है, कोणीय विस्थापन मैंने उसकी दिशा आपको ये बताई थी कि यहाँ से अगर वो यहाँ तक आ रहा है तो कोणीय विस्थापन की दिशा इस प्रकार है, यानी कि कोणीय वेग जो ओमेगा, कोणीय वेग हमारे पास जो है ओमेगा वेक्टर, उसकी भी कुछ ना कुछ दिशा होगी। उसकी दिशा क्या होगी, ओमेगा वेक्टर की दिशा अगर वहाँ पे जगह होगी ना तो मैं उस टाइम बताना भूल गया, तो वहाँ पे लिख लो आप, ओमेगा वेक्टर की दिशा जो होगी वो राइट हैंड थंब रूल से निकलती है, राइट हैंड थंब रूल से निकलती है। यानी कि दक्षिण हस्त थंब रूल जो है वो कैसे होगा कि मान लो हमारा पिंड है वो इस प्रकार घूम रहा है, तो हम अपनी उंगलियों को लेंगे, सबसे पहले अपने हाथ की जो उंगलियां हैं उसको उसकी गति की दिशा में इस प्रकार मोड़ लेंगे, और हमारा अंगूठा जो होगा ना जिस दिशा की ओर हमें इंगित कर रहा है वो अंगूठा क्या होगा, ओमेगा वेक्टर की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्या करना है देखो फिर से बता देता हूँ, जिस दिशा में हमारा पिंड घूम रहा है ना, जैसे हम अभी इस तरफ घूम रहा है, यहाँ से इस तरफ ऐसे घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे, उंगलियों को ऐसे घुमा लेंगे और हमारा अंगूठा जो होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा कि ओमेगा वेक्टर या फिर कोणीय वेग की दिशा कौन सी है। तो ओमेगा वेक्टर की दिशा क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल से हम निकालेंगे, सिंपल। ये तो हमारा आ गया, ये हमारा थीटा, तो इस तरफ क्या हो गया हमारी ओमेगा वेक्टर की दिशा। अब ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ है और आर वेक्टर जो है, सॉरी आर जो है हमारी त्रिज्या वो इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ओमेगा वेक्टर जो इस तरफ है उससे आर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। समझ में आ गया आपको। इस पॉइंट की हम बात करते हैं, मान लो वी वेक्टर की दिशा का हमें पता नहीं है, वी वेक्टर की दिशा हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओमेगा वेक्टर कहाँ है, इस तरफ, आर वेक्टर कहाँ है, इस तरफ। तो ओमेगा वेक्टर से जब आर वेक्टर की तरफ आएंगे ना तो ये ऊपर की तरफ जो थंब इशारा कर रहा है ये क्या हो जाएगी उस टाइम पे, वी वेक्टर की दिशा। यानी कि ये जो तल है ना हमारा बोर्ड वाला तल, उसके अंदर ही क्या है, वी वेक्टर की दिशा ऊपर की तरफ है। और ये तो हमें दिख रहा है, सिंपली दिख रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर वेग की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ ही तो है हमारे वेग की दिशा। बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। इसका मतलब क्या हो गया कि वी वेक्टर बराबर क्या हो गया, सॉरी वी बराबर क्या हो गया, वी बराबर ओमेगा आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण, यानी कि त्रिज्या और कोणीय वेग के बीच का जो कोण है वो क्या हो गया, थीटा। तो वी बराबर ओमेगा आर साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि डॉट प्रोडक्ट में तो क्या आ जाता है, कोस थीटा। रुको वापिस बता देता हूँ, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, सदिशों और अदिशों का जब गुणा करते हैं तो वो दो प्रकार का गुणा हो सकता है। जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें यानी कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाए ना, तब तो वो क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा क्या है, ए थीटा क्या है, ए और बी तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण है, और थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, सिंपल। और इसी प्रकार ए वेक्टर, अरे यार चल नहीं रहा था, देखो इसी प्रकार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा, सिंपल। ए डॉट बी तो क्या है, बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वी बराबर ओमेगा आर साइन थीटा। ओके, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, सॉरी यहाँ पे वेक्टर होगा, या फिर ऐसे लिख लो, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर वी वेक्टर बराबर ओमेगा आर साइन थीटा। ये हमारा हो गया 8वां पॉइंट। 9वें पॉइंट पे आते हैं, चलो हमारा फाइनल जो पॉइंट है वो है त्वरण का। त्वरण की बात करते हैं, पहले मिटा देते हैं। त्वरण की बात करते हैं, देखो हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें त्वरण, उसके 4 पार्ट होते हैं, यानी 4 तरह का त्वरण हमें देखने को मिलता है सर्कुलर मोशन के अंदर। एक तो हमारा होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, या फिर जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक हमारा होता है स्पर्शीय त्वरण, स्पर्शीय त्वरण, या फिर टेंजेंशियल
जो हमारा होता है त्वरण, फिर होता है नेट त्वरण, जो इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसकी वजह से जो हमें रिजल्टेंट त्वरण प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं नेट त्वरण। और फिर लास्ट हमारे पास आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण एक एक करके इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे 4 त्वरण। इनके अलावा भी एक त्वरण होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय त्वरण, उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रहा क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कि वो अलग क्यों है। इन चारों से अलग होता है वो। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वृत्तीय गति के अंदर ही है ना, वो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय त्वरण दोनों को पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि ये दोनों त्वरण जो है वो वृत्तीय गति के अंदर लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है ना वो अपकेंद्रीय त्वरण से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार। सबसे पहले हेडिंग डालो, अभिकेंद्रीय त्वरण या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हेडिंग डाल लो आप अभिकेंद्रीय त्वरण की। इसको हम डिनोट करते हैं एसी से। एसी से, ठीक है। पहले तो ये डिनोटेशन आ गया। नोटेशन इसका क्या है, एसी। अब इसकी दिशा क्या होगी वो बात करते हैं। इसकी दिशा होगी हमेशा केंद्र की ओर। केंद्र की ओर कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पिंड जो है वो इस प्रकार घूम रहा है या इस प्रकार घूम रहा है। अगर ऐसे घूम रहा है तब भी केंद्र की ओर ही लगेगा, और अगर इस तरफ घूम रहा है तब भी क्या होगा, केंद्र की तरफ ही क्या लगेगा, हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है ना, मैंने आपको पता होगा कि बल बराबर क्या होता है, ma, यानी कि ये त्वरण जो है ना उसको हम अगर मास से गुणा कर दें, द्रव्यमान से गुणा कर दें, जो फोर्स हमें प्राप्त होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, सिंपल। तो सबसे पहले लिख लो कि अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। वो होता है कि उसका मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न क्यों होता है उसका कारण लिखो सबसे पहले। तो ये सब लिखने से पहले आपको लिखना है कि गति की दिशा में परिवर्तन के कारण, गति की दिशा में, या फिर ऐसे लिख लो वेग की दिशा में, वेग ज़्यादा सही रहेगा। वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण, परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। उत्पन्न त्वरण क्या हो गया, अभिकेंद्रीय त्वरण। सिंपल, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण। मैंने आपको बताया था कि देखो हर पॉइंट के ऊपर जो है स्पर्श रेखा अलग दिशा के ऊपर जो है अलग दिशा को डिनोट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वेग की दिशा परिवर्तन हो रही है लगातार। इसकी वजह से जो दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण। ऐसे भी लिख सकते हो कि वेग की दिशा में समय के साथ परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न त्वरण हो रहा है वो एक ही बात है। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या हो गया हमारा ये। अब देखो इसको डिनोट करें हम एसी से, और इसका सूत्र क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। एसी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हो गया, अपने अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र लिख लो। पहले तो ये लिख लो, पहले तो ये लिख लो वेग की, मैं निशान लगा देता हूँ। 2 नंबर पे ये लिखो एस सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तीसरा आपको लिखना है एफ बराबर एम ए, एफ सी बराबर, ये सेंट्रीपिटल की बात करें ना तो एफ के नीचे सी लगा लो छोटा सा, एफ सी बराबर एम इंटू ए सी। तो ये क्या आ गया हमारा अभिकेंद्रीय बल। और फिर ए सी की जगह क्या लिख लो, एफ सी बराबर एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या आ गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर अभिकेंद्रीय बल। और इसकी दिशा क्या होगी वो भी लिख लेना कि इसकी दिशा 4 नंबर पे लिख लो। दिशा जो होगी वो केंद्र की ओर होगी हमेशा, यानी कि इस तरफ। सिंपल, ये हमारा हो गया अभिकेंद्रीय त्वरण। चलो आगे बढ़ते हैं, उतार लो आप। अब हम बात करते हैं स्पर्शीय त्वरण के बारे में। हेडिंग डालो स्पर्शीय त्वरण। स्पर्शीय त्वरण जो हमारा दूसरा त्वरण 2 नंबर पे लगाओ, स्पर्शीय त्वरण या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्पर्शीय त्वरण की बात करते हैं हम। स्पर्शीय त्वरण को हम डिनोट करेंगे 80 से, और इसके अंदर सबसे पहले आपको ये लिखना है कि वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण, वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्शीय त्वरण या फिर स्पर्श रेखीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण में तो मैंने आपको बताया था कि वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण वो उत्पन्न हो रहा है, और स्पर्शीय त्वरण क्या कर रहा है कि वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण जो हो रहा है वो उत्पन्न हो रहा है। इसको हम डिनोट करते हैं 80 से, और इसका सूत्र क्या होता है, 80 बराबर डी वी वेक्टर का मोड अपॉन डी टी। वी वेक्टर का मोड क्या है, ये वी वेक्टर का मोड जो है ये हमारा परिमाण है, जो हमारा वेग है ना उसका परिमाण, उसमें समय के साथ परिवर्तन हम दिखा रहे हैं। तो वी वेक्टर का मोड अपॉन डी टी ये हमारा आ गया 80 का सूत्र। अब हम बात करते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी। इसकी दिशा जो होगी ना इसकी 2 प्रकार की दिशा हो सकती है। या तो यदि हमारा जो वेग का परिमाण है, मान लो वेग जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा हो, ऐसे घूमती हुई वस्तु है ना उसको हम धीरे धीरे
घुमाना चालू कर देते हैं थोड़े टाइम के बाद में, तब तो क्या होगा कि वेग की दिशा के विपरीत जो है ये त्वरण लगता हुआ हमें प्रतीत होगा, या फिर ये त्वरण प्रतीत नहीं होगा, लगेगा ही। वेग की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होगा, ये त्वरण लगेगा यदि वेग जो है उसके मान में, उसके परिमाण में कमी आती है, यानी वेग के परिमाण में कमी होने पर गति के विपरीत दिशा, या फिर गति के विपरीत दिशा में क्या लगेगा, हमारा स्पर्शीय त्वरण विपरीत दिशा में। ठीक है, ये तो हो गया वेग के परिमाण में जब कमी हो रही है तब तो क्या होगा, गति के विपरीत दिशा के अंदर, यानी कि यदि हमारा जो वेग मान लो इस तरफ है, मैंने आपको बताया कि इस तरफ घूम रहा है, अगर वेग के परिमाण में कमी हो रही है ना तो हमारा त्वरण क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में, v वेक्टर के विपरीत दिशा में जो लगेगा, क्या लगेगा, स्पर्शीय त्वरण। और यदि वेग के परिमाण में बढ़ोतरी हो रही हो, यानी वेग के परिमाण में वृद्धि हो रही हो, हम वेग को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तब क्या होगा कि स्पर्शीय त्वरण की जो दिशा होगी वो वेग की जो दिशा है ना उसी की दिशा में होगी, यानी तब तो क्या होगी, ये तो होगी नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसे लिख लो आप, नेगेटिव डायरेक्शन, गति की दिशा के विपरीत दिशा में। और यदि ऐसे यहाँ पे लिखो नीचे, यदि वेग के परिमाण में वृद्धि हो, वेग के परिमाण में वृद्धि होने पर गति की दिशा में, सीधा लिख लो, गति की दिशा में, यानी गति की पॉजिटिव दिशा में, और ये क्या है, गति की नेगेटिव दिशा में, यानी गति की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये तो होगी हमारी परिभाषा, वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये हो गया उसका सूत्र, ये हो गया उसकी दिशा। तो ये आ गया हमारा ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का टॉपिक कंप्लीट। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, जो हमारा नेट त्वरण लिखिए, तीसरा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा नेट त्वरण, इसको हम डिनोट करते हैं एन से। एन क्या है कि हमारा, मैंने आपको बताया कि मान लो गति की दिशा में जो है हम वेग को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा जो त्वरण है ना, स्पर्शीय त्वरण, उसकी दिशा ये होगी, इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, एटी से। और जो हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण है एसी, वो इस तरफ लग रहा है, ठीक है, केंद्र की ओर, ये हमारा केंद्र है, यहाँ पे केंद्र की ओर क्या लग रहा है, एसी, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है हमारा, एटी। यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है, एटी, यानी कि हमारा स्पर्शीय त्वरण, और ये क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण। इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा ना, यानी दोनों की वजह से इस पॉइंट पे, मान लो ये सर्कल है, ये हमारा है सर्कल, इस पॉइंट के ऊपर जो है, सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, और ये एक्सेलरेशन हमारा क्या है, नेट त्वरण या फिर एन। तो परिभाषा क्या होगी कि स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण का रिजल्टेंट फैक्टर, या फिर स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण के परिणामी जो त्वरण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट त्वरण। इसको डिनोट किससे करेंगे, एन से, और इसका जो सूत्र होगा वो होगा एन बराबर अंडर एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर क्या होगा इसका सूत्र, लिख लो, एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर बराबर, और उसका अंडर रूट बराबर एन, तो ये होगा एन का सूत्र। इसकी दिशा मैंने आपको बताई थी कि इसकी दिशा क्या होगी, परिणामी जो सदिश है ना, ये वाला, ये हमारा त्वरण परिणामी, इसकी दिशा में इस त्वरण की दिशा होगी, तो ये होगा हमारा नेट त्वरण। आगे हम बात करते हैं लास्ट कोणीय त्वरण के बारे में, और कोणीय त्वरण के बारे में हम एक और नए एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जो कि वृत्तीय गति का एक है, तो वृत्तीय गति का पार्ट है केंद्रीय त्वरण, लेकिन उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, मैं बताऊंगा क्यों। कोणीय त्वरण लिखिए आप, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला सब सिंपल है, अल्फा से इसको डिनोट करते हैं, अल्फा से। इसकी परिभाषा क्या होगी, कोणीय वेग में परिवर्तन के कारण, कोणीय वेग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण, परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण क्या होगा, कोणीय त्वरण। ठीक है, क्या कोणीय त्वरण अल्फा बराबर क्या होगा, इसका सूत्र डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा क्या हमारा कोणीय वेग, टी क्या है समय, तो तात्क्षणिक हमारा कोणीय वेग क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, या डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी लिख लो, एक ही बात। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, कोणीय वेग की जो दिशा है ना उसकी दिशा में इसकी क्या होगी दिशा। यदि कोणीय वेग बढ़ रहा हो तब तो कोणीय वेग की दिशा में, और अगर कोणीय वेग घट रहा हो ना तो कोणीय वेग के विपरीत दिशा में क्या होगी, इसकी दिशा होगी। तो ये लिख लो आप, कोणीय वेग के परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी। और दिशा के अंदर आप खुद ही लिख लीजिएगा कि यदि कोणीय वेग में बढ़ोतरी हो रही हो, यानी वृद्धि हो रही हो, तब तो कोणीय वेग की दिशा में हमारा क्या लगेगा, हमारा अल्फा वेक्टर लगेगा। और यदि कोणीय वेग में कमी हो रही हो समय के साथ, तो अल्फा वेक्टर क्या होगा,
कोणीय वेग के विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ पे इस तरफ है ना, तो विपरीत दिशा क्या होगी, बोर्ड के अंदर यानी पीछे की तरफ। तो ये हमारा हो गया कोणीय त्वरण। अब हम बात करते हैं अपकेंद्रीय त्वरण, जिसके बारे में इतनी देर से मैं हवा बना रहा हूँ उसकी बात करते हैं हम, अपकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। चलो अलग ही हेडिंग डाल लो ऐसे स्टार लगा के, अपकेंद्रीय त्वरण, अपकेंद्रीय त्वरण या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम अपकेंद्रीय त्वरण की। अपकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, देखो जब हम आगे की क्लास में पढ़ोगे ना, आप हायर एजुकेशन जब आप ग्रहण करोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अलग अलग निर्देश तंत्र में जब हम बैठते हैं, अलग अलग निर्देश तंत्र के सापेक्ष जब हम किसी गति को ऑब्जर्व करते हैं, तो गति का जो उसका क्या बोलते हैं भौतिक राशियाँ ना, वो बहुत सी भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जो चेंज हो जाती हैं, और उसी के कारण क्या होता है यहाँ पे अपकेंद्रीय त्वरण का यहाँ पे व्युत्पत्ति होती है, अपकेंद्रीय त्वरण की या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की। सबसे पहले तो पहला पॉइंट तो ये डाल लो आप कि इसकी दिशा जो होती है वो अभिकेंद्रीय त्वरण के विपरीत होती है हमेशा, अभिकेंद्रीय त्वरण के विपरीत, त्वरण के विपरीत क्या होती है इसकी दिशा, त्वरण के विपरीत, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, तो अपकेंद्रीय त्वरण की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। हमारा जो सर्कल है ना उससे बाहर की, हमारी जो रेडियस है उसके अनुदिशी बाहर की तरफ होगी, क्या होगी, अपकेंद्रीय त्वरण की दिशा। दूसरा आप लिखो कि यह त्वरण फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर निर्देश तंत्र में चयन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, पहले तो ये लिख लो कि यह त्वरण निर्देश तंत्र में चयन के कारण उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट लिखो कि यदि हम वर्तीय गति को उस पिंड, जो हमारा पिंड घूमता हुआ जो पिंड है उसके ऊपर बैठ के यदि ऑब्जर्व करें, या फिर हमारा जो घूमती हुई ये हमारा जो वस्तु हमारी उसके ऊपर बैठ के यदि हम वृत्तीय गति को ऑब्जर्व करें, तो उसकी वजह से जो त्वरण लगता हुआ हमें प्रतीत होगा उसको हम बोलेंगे अपकेंद्रीय त्वरण। और इसको हम डिनोट करेंगे किससे, अपकेंद्रीय त्वरण को एक बार हम एपी से डिनोट करते हैं इसको, एपी से। और इस एपी का जो मान होगा ना वो एसी के बराबर ही होगा, एपी बराबर एसी बराबर क्या होगा, v²/r, v²/r। एपी और एसी जो हो गया ना दोनों का मान v²/r ही क्यों होता है, देखो मैं बताता हूँ कि जब हम किसी रोड से जा रहे हो, मान लो ये हमारी रोड है, इससे हम जा रहे हैं सीधी, ये तो सीधी सड़क है, यहाँ पे कोई मोड़ आ जाता है, मोड़ इस प्रकार आ जाता है, तो गाड़ी जो होगी ना वो इस तरफ ऐसे मुड़ेगी, और इस मुड़ती हुई गाड़ी पर जो है हमें एक बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। और वो बल क्यों जनरेट हो रहा है, अपकेंद्रीय त्वरण की वजह से जनरेट हो रहा है, और उसकी दिशा जो है वो सेंटर की तरफ नहीं होगी, बाहर की तरफ है। क्यों, क्योंकि हम जो है हम बैठे हैं गाड़ी के अंदर बैठे हैं, यानी कि निर्देश तंत्र हमारा जो है वो गाड़ी वाला निर्देश तंत्र है, हम गाड़ी के सापेक्ष देख रहे हैं गति को, इसलिए हमें त्वरण कहाँ पे लगता है, वो प्रतीत हो रहा है बाहर की तरफ। इस प्रकार के त्वरण को हम क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय त्वरण। अब ये लग क्यों रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण। हमारा जो निर्देश तंत्र है ना वो क्या है, वस्तु का निर्देश तंत्र के ऊपर ही है, यानी वस्तु का जो निर्देश तंत्र है और हमारा निर्देश तंत्र है दोनों सेम ही है, तब क्या होगा कि हमें अपकेंद्रीय त्वरण लगता हुआ प्रतीत होगा, और इसकी वजह से एक बल लगेगा एपी, एपी का जो बल होगा एफपी, जिसको हम बोलेंगे अपकेंद्रीय बल, वो होगा m इंटू एपी बराबर m इंटू v²/r। सिंपल, दोनों सेम ही है। ये भी हमारा अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों का मान जो है सेम ही होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगते कभी भी। सबको ये लगता है, मान लो कई बुक्स वाले भी गलती करते हैं कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों एक साथ लगते हैं। अब अभिकेंद्रीय बल तो इस तरफ खींचता है और अपकेंद्रीय बल उस तरफ खींचता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर से देखो, हमारा जो ऑब्जर्वर है वो सर्कुलर मोशन के बाहर बैठा है, यहाँ पे बैठा है, मान लो हमारा जो ऑब्जर्वर है, ये हमारा प्रेक्षक या फिर ऑब्जर्वर है, वो यहाँ पे बैठा है सर्कुलर मोशन के बाहर, तब तो उसको अभिकेंद्रीय त्वरण लगता हुआ प्रतीत होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण या फिर अभिकेंद्रीय बल जो है वो लगता हुआ उसको प्रतीत होगा। और अगर इस सिचुएशन को हम इस प्रकार चेंज कर दें कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो जो गति करती हुई वस्तु है उसके साथ साथ चक्कर काट रहा है, यानी उस वस्तु को एक तरह से ऐसे मान लो कि उस वस्तु के ऊपर ही बैठा है, तब क्या होगा, बाहर की तरफ जो हमारा लगता हुआ प्रतीत होगा कौन सा त्वरण, अपकेंद्रीय त्वरण। ये तो है एफ सी, और यहाँ पे जो फोर्स लगता हुआ प्रतीत होगा वो होगा हमारा एफ पी या फिर अपकेंद्रीय बल। दोनों अलग अलग लगते हैं, दोनों कभी भी साथ नहीं लगते, या तो अभिकेंद्रीय बल ही लगेगा या फिर क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल ही लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। यदि आपका प्रेक्षक जो है, आपका ऑब्जर्वर जो है वो इस सर्कुलर मोशन के बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस सर्कुलर मोशन के अंदर नहीं है, और अगर तब तो क्या लगेगा, एफ सी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय त्वरण,
या फिर ऐसे भी बोल सकते हो अभिकेंद्रीय बल। और यदि हमारा जो प्रेक्षक है वो साथ साथ घूम रहा है वस्तु के, तब क्या लगता हुआ प्रतीत होगा, Fp। और इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो अपकेंद्रीय बल है ना, अपकेंद्रीय बल वो एक छदम बल है, छदम बल, ऐसे लिख लो छदम बल। ये क्या हमारा छदम बल, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सूडो फोर्स, सूडो फोर्स यानी कि नकली फोर्स। ये फोर्स एक्चुअल में लग नहीं रहा, ये केवल तब लगता हुआ प्रतीत हो रहा है जब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो गाड़ी के ऊपर बैठा है, वस्तु के घूमती हुई वस्तु के ऊपर बैठा है, उसका निर्देश तंत्र जो है वस्तु के निर्देश तंत्र के बराबर है, तब हमें ये लगता हुआ प्रतीत होगा। केवल उस स्थिति में ये बल जो है लगता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सूडो फोर्स या फिर छदम बल। अब ये लग क्यों ना है, इसका कारण तो यही है कि भाई हमारा जो फोर्स है ना Fc, उसके रिएक्शन में ये बल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका कारण ये है कि हमारा जो निर्देश तंत्र है ना वो सर्कुलर गति कर रहा है, सर्कुलर गति कर रहा है, यानी कि निर्देश तंत्र में गति के कारण जो हो रहा है हमारा बल की उत्पत्ति हो रही है। ये आपको लिखना है। यदि आपसे कोई पूछ ले तो आपको ये नहीं कहना कि विकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल साथ साथ लगते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो कथन पूरी तरह से 100% गलत होगा। हमारा जो अपकेंद्रीय बल होगा ना वो एक छदम बल है, और वो केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा निर्देश तंत्र जो है वो हमारे वस्तु के साथ साथ गति कर रहा है। तो गतिमान निर्देश तंत्र के कारण लगने वाला बल या गतिमान निर्देश तंत्र के कारण लगने वाला त्वरण कौन सा, हमारा अपकेंद्रीय त्वरण या फिर अपकेंद्रीय बल। तो ये होगा हमारा वृत्तीय गति का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।